जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? रोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास। रोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें कहा गया आपने यहाँ पे सूटेबल जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। फर्स्ट वन वाइज, सेकंड वन वाइजर एंड थर्ड वन वाइजेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपने डिग्रीज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले कंपैरेटिव होती है, फिर आती है हमारी सुपरलेटिव, ठीक है। अब आपने यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यह जैसे यहाँ पे हमारा स्मार्ट, इसकी कंपैरेटिव आ गई स्मार्टर, और सुपरलेटिव आ गई स्मार्टेस्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई डिग्रीज। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड जैसे मैंने लिखा स्मार्टर, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का क्या मीनिंग रहता है, अब देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहन इज स्मार्टर, रोहन इज स्मार्टर देन सोहन। जो रोहन है वो सोहन से स्मार्ट है। यहाँ पे भी सिर्फ दो चीज़ों की बात की जाए, दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, वहाँ पे हम कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सी यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव। कौन सी करते हैं, कंपैरेटिव। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात सभी की हो रही हो, सभी में से सिर्फ एक छांटना हो। जैसे मैं बोलूँगा ही इज द फाइनेस्ट पर्सन इन द क्लास, ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्लास, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव। जहाँ पे हम सभी में से सिर्फ एक को छांटते हैं, जो कि पूरे ग्रुप में एक को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से रोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास, पूरी क्लास की बात हो रही है, पूरी क्लास में से हम रोहन को चुन रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री की फॉर्म आएगी, सुपरलेटिव। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी बनेगी, वाइजेस्ट। मुझे उम्मीद है ये जो चीजें आपको पता लग गई होगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सुहानी वाज एब्सेंट डैश द क्लास। सुहानी वाज एब्सेंट डैश द क्लास। सबसे पहले आपने चूज करने की ट्राई करनी है, और मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपने यहाँ पे क्या चूज किया होगा, एक मिनट, आपने इन चूज किया होगा। सुहानी वाज एब्सेंट इन द क्लास। अब देखेंगे ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, कोई आपने चीज़ों को नहीं समझना, आपने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। यहाँ पे भी एब्सेंट और क्लास का जिक्र होगा, वहाँ पे आपने फ्रॉम का यूज़ करना है। चाहे इस तरह के लाख आपको सेंटेंसेस पूछे जाएं, हर एक सिचुएशन में यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फ्रॉम। आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, ही इज डैश यूरोपियन, ही इज डैश यूरोपियन। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, आपने फर्स्ट सेकंड क्लास से एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, यहाँ पे भी वोबल्स यूज किए जाते हैं, वहाँ पे हमेशा क्या आता है, एन। ये जो हमारा ए एन और द है, ए एन और द, ये हमारे आगे आर्टिकल्स, और इनमें से 2 से लेकर 3 जो क्वेश्चन है वो 100% पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन भी उसी तरह के पूछे जाएंगे जिस टाइप के मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं आपको तभी बोलता हूँ आपने वीडियो में हर एक चीज को समझना है, ताकि आपका क्वेश्चन ही नहीं बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब यहाँ पे क्या है, ही इज डैश यूरोपियन, हमने एक चीज अंडरस्टैंड करी है। यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई देगा, बोबल, वहां पे हमने आंखें बंद करके क्या लगा देना है, एन। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, आपने जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा चेंज करना है, इसको आपने किस तरह से गेन करना है। सबसे पहले आप बोल के देखिए क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन। चाहे स्पेलिंग यहाँ पे ई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसको हम बोल कैसे रहे हैं, यूरोपियन। अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम यूरोपियन बोल रहे हैं तब हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यज्ञ से। अब आपने देखना जो हमारा यज्ञ है, स्वर है या व्यंजन है। अब आपको पता है जो हमारी मात्राएं हैं वो स्वर रहती है, और जो हमारे क से लेकर ग तक है वो रहते हैं व्यंजन, ठीक है। अब ये जो यज्ञ, ये तो हमारा आ गया व्यंजन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, क्या आएगा, ही इज अ यूरोपियन। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, देखो, ही इज अ
यूरोपियन। आपने एक चीज नोटिस करी है, यहाँ पे हमने वोवल होते हुए भी क्या यूज किया, तो आपने यही कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर स्वर आएगा, अगर यहाँ पे जो साउंड है वो स्वर की आएगी, तब हमारा क्या आएगा यहाँ पे एन। अगर व्यंजन की साउंड आएगी तो क्या आएगा और मैं आपसे ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ आपको हिंदी व्याकरण में ये चीज पता हो कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। आगे नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन पकड़ेंगे। क्या लिखा है, ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। चाहे यहाँ पे एच लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम रीड कैसे करते हैं, ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ से हमारी जो गेम है वो स्टार्ट हो रही है। हमने क्या बोला, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, इस तरह से ओ बोला। अब आप देखो जो ओ है वो तो हमारा स्वर है, तो यहाँ पे हमने एच, एच क्या हमारा वोवल नहीं है, वोवल ना होते हुए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, एन। क्या यूज कर रहे हैं, एन। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ये जो चीज है वो हमारे प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड रह रही है, ठीक है, कि स्वर आ रहा है जब व्यंजन आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, ही इज डैश वन आइड पर्सन। ही इज डैश वन आइड पर्सन। अब आपने कहीं नहीं देखना, आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, ओ एन ई वन। क्या लिखा हो, ओ एन ई वन। यहाँ पे वोवल है, ओ से ओ हमारा वोवल होता है ना, ए ई आई ओ यू है ना, ए ई आई ओ यू, ये हमारे हो गए वोवल। बाकी हमारे 5 है वोवल और 21 है कॉन्सोनेंट। टोटल हमारे जो इंग्लिश में लेटर्स है 26 रहते हैं। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना, ओ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वन। क्या बोल रहे हैं, वन। अब आपने ये चीज भी नोटिस की होगी, जो हमारा व है वो हमारा क्या नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा व है वो हमारा स्वर नहीं है। क्या नहीं है, स्वर। आपने इस चीज का ध्यान रखना, वो हमारा व्यंजन है। तो ऐसे में हमने ओ होते हुए, वोवल होते हुए भी क्या यूज किया यहाँ पे, क्या यूज किया, ही इज अ वन आइड पर्सन। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे क्या है, इट इज अ रूल एंड यू डैश अवे इट स्ट्रिक्टली। इट इज अ रूल एंड यू डैश अवे इट स्ट्रिक्टली। अब देखेंगे यहाँ पे मॉडल्स के बारे में पूछा गया है, कौन सा मॉडल यहाँ पे सूटेबल रहेगा। शुड आ गया, कुड आ गया, मस्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, शुड और मस्ट, शुड और मस्ट। आपने इस चीज ये जो चीज है इसको ध्यान से समझना है, ठीक है दोस्तों। अभी आपका एक और जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। आपने बस जो चीजें हैं उनको ध्यान से समझते जाना है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे मस्ट। क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है इट इज अ रूल एंड यू अवेट स्ट्रिक्टली। बात किसकी हो रही है, स्ट्रिक्टली। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा मस्ट है, मस्ट का यूज भी, मस्ट का हिंदी मीनिंग भी क्या रहता है, चाहिए। क्या रहता है, चाहिए। और जो हमारा शुड है, इसका भी हिंदी मीनिंग यही रहता है, चाहिए, ठीक है। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको मस्ट वाला ये जो सेंटेंस बोला वो हमारा ग्रामेटिकली गलत है। समझ गए आप, जो मैंने आपको मस्ट वाला सेंटेंस बोला वो ग्रामर के तौर पे हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर बात हो रही हो मोरल वैल्यूज की, मोरल वैल्यूज की अगर बात हो रही है तो हमारा क्या यूज होता है, शुड। क्या यूज होता है, शुड। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने जो टीचर्स या बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारी एक मोरल वैल्यू है। वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये भी हमारी मोरल वैल्यूज है। यहाँ पे भी आपको पता लगेगा सेंटेंस में मोरल वैल्यूज की बात हो रही है, वहां पे आपने क्या फिल कर देना है, शुड। ठीक है दोस्तों, क्या फिल कर देना है, शुड। जैसे वी डैश नेवर हर्ट एनिमल्स, हमें एनिमल्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखना है क्या आएगा, शुड। वी शुड नेवर हर्ट एनिमल्स। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या है, मस्ट। मस्ट कब यूज होता है, जब ऐसी सिचुएशन हो अगर हमने चीजों को फॉलो नहीं किया तो हमें सजा हो, हमें फाइन भी हो सकता है। जो चीज है अगर रूल्स पे डिपेंड है, अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया हमें सजा हो सकती है या फाइन भी हो सकता है। जैसे इट इज अ रूल एंड यू डैश अवे इट स्ट्रिक्टली। अब
सिंपल सी बात है, अगर रूल है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे सजा भी हो सकती है और मुझे फाइन भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली लिखा गया है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। इट इज अ रूल एंड यू मस्ट अवेट स्ट्रिक्टली। मुझे उम्मीद है चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह पढ़ेंगे। माई फादर डील्स डैश स्टेशनरी। माई फादर डील डैश स्टेशनरी। आपने दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। क्या लिखा होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है, माई फादर डील्स आयरन, माई फादर डील्स क्लोथ्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब आपने विद नहीं लिखना है, क्या यूज होगा, इन यूज होगा। क्या होगा दोस्तों, इन यूज। आपने ये जो बात है अपने माइंड में बिठा लेनी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, माय फादर, माय ब्रदर, माय अंकल, माय ग्रैंडफादर, कुछ भी इस तरह क्वेश्चन आएगा और डील्स लिखा होगा और इधर मटेरियल का नाम लिखा होगा, तो 100% दोस्तों क्या आएगा, इन। ये जो चीजें आपने माइंड में रख लेनी है। आगे है, ही गोज टू स्कूल डैश कार। ही गोज टू स्कूल डैश कार। अभी आपके सामने ऑप्शन है इन, टू, फ्रॉम, बाय, ठीक है। अब मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो क्या यूज करेंगे, इन। ही गोज टू स्कूल इन कार, वह कार में बैठकर स्कूल में गया, ठीक है। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे ही सेंटेंस की कोई सेंस बनाओगे, वह कार में बैठकर स्कूल में गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी कहीं जाने की बात हो, किसी व्हीकल में कहीं भी जाने की बात हो ना, जैसे ही गोज टू दिल्ली डैश ट्रेन, ही गोज टू दिल्ली डैश ट्रेन। हर एक सिचुएशन में क्या आएगा, वह। क्या आएगा, वह। ही गोज टू स्कूल वह कार, ही गोज टू दिल्ली वह ट्रेन। तो आपने इस सिचुएशन को माइंड में रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है माइंड में रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी से घड़ी का टाइम पूछेंगे तब भी क्या यूज होगा, वाई। व्हाट इज द टाइम, वाई योर वॉच। आपने इन दोनों चीजों को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज जंपिंग डैश द बेल। ही इज जंपिंग डैश द बेल। यहाँ पे पूछा गया है हमसे जो प्रेपोजिशन है वो कौन सी आएगी, ठीक है। अब देखेंगे इन। इन क्या होता है, जब एक चीज किसी चीज के अंदर हो, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा एक बैग है, उसमें मैंने पेन डाला हुआ है और जो पेन है वो स्टिल है, वो हिल डुल नहीं रहा, तब क्या यूज होगा, इन। लेकिन अगर मैं बात करूं इनटू, तो ये जो हमारा इनटू है ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है। वैसे दोनों का मीनिंग होता अंदर ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है। मैंने आपको बोला अगर किसी चीज के, जैसे मान लो मैंने एक गिलास लिया, गिलास में मैंने पेन रख दिया, ठीक है। मैंने एक गिलास लिया, एक मिनट, वेट, हाँ, मैंने एक इस तरह से गिलास लिया, गिलास पता नहीं कैसे बनेगा, उसमें मैंने एक पेन रख दिया। अब जो पेन है वो हिल डुल थोड़ी रहा है, पेन तो स्टिल है, तो ऐसे में हम क्या यूज करेंगे, इन। सेंटेंस क्या बनेगा, द पेन इज इन द ग्लास, ठीक है। अभी आगे सिचुएशन क्या है, इन टू। मान लो एक हमारे पास एक बास्केट है, ठीक है। बास्केट है, बास्केट में जो कैट है वो बैठी हुई है, बास्केट में जो कैट है वो बैठी हुई, लेकिन वो बीच बीच में ऐसे चल भी रही है, कभी लेफ्ट ही आ रही है, कभी राइट ही आ रही है, लेफ्ट ही आ रही है, राइट ही आ रही है, ठीक है। तो जो कैट है वो अंदर है लेकिन उसमें मूवमेंट हो रही है, इनका आ गया अंदर और जो मूवमेंट हो रही है उसका आ गया टू। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, इनटू। क्या आएगा, इनटू। आपने एक चीज और अपने माइंड में रखनी है, अगर देखेंगे अगर कोई जो चीज है वो दूसरी चीज के अंदर जा रही है, अगर एक चीज दूसरी चीज के अंदर जा रही है, जैसे ये हमारा एक मग है, मैं मग के अंदर पानी गिरा रहा हूं, तो जो पानी है वो मूवमेंट में है ना, अंदर ही जा रहा है लेकिन मूवमेंट में है। ऐसी सिचुएशन में भी क्या यूज होगा, इनटू। इन फ्यूचर वो जो चीज है वो दूसरी चीज के अंदर ही जाएगी ना। जैसे देखेंगे मैं पानी यहाँ पे डाल रहा हूँ, पानी अंदर ही जा रहा है, मूवमेंट में है, ठीक है, पानी मोशन में है, तो ऐसे में क्या यूज होगा, इनटू। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ही इज जंपिंग क्या आएगा, इनटू द वेल। वह कुएं में जंप कर रहा है, ठीक है, कुएं के अंदर जा रहा है, मूवमेंट में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, इनटू। ही इज जंपिंग डैश पॉन्ड, वह तालाब में, उस तालाब में कूद रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ही इज जंपिंग इनटू द, क्या आएगा, पॉन्ड। ही इज जंपिंग डैश द रिवर, वह नदी में कूद रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ही इज जंपिंग इनटू द रिवर। आगे हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये जो क्वेश्चन है
2 बार मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा, काफी इजी है, ठीक है, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, आपने माइंड में रखना है। तो सीनियर के स्पेलिंग पूछे गए हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ही सही रहेगा, SCNIOR, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स डैश द स्टूडेंट्स। द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स डैश द स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है कौन सा आ रहा है, बिटवीन और अमंग, ठीक है, बिटवीन और अमंग, ये भी हमारी ये जो हमारी प्रेपोजिशन है ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पहला तो की पॉइंट है, लिखेंगे समझेंगे स्टूडेंट्स। अब हमें थोड़ी पता है कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई भी फिक्स नंबर नहीं दिया, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ऐसे लिखा होता, द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स डैश रिया एंड जिया, रिया एंड जिया, द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स डैश रिया एंड जिया, तब आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 2 है, और उनके नाम लिखे गए हैं। तब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या यूज करना था, बिटवीन, क्या बनना था यहाँ पे, द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स बिटवीन रिया एंड जिया। लेकिन इसके अलावा अगर 2 से ज्यादा हो, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो 2 से ज्यादा हैं, इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स का कोई नंबर ही नहीं दिया गया, सीधा लिखा गया है स्टूडेंट्स। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी का नाम दिया, 2 बंदों का नाम दिया है, जैसे मैंने बोला रिया और जिया, ठीक है, तब क्या आएगा, बिटवीन। इसके अलावा अगर 2 से ज्यादा बंदे हैं, ठीक है, द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स डैश 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, तब हमारा क्या आएगा, अमंग, क्या आएगा, अमंग। अगर 2 से ज्यादा हैं तब क्या आएगा, अमंग। इसके अलावा अगर हमारे पास नंबर नहीं दिया गया, हमारे पास स्टूडेंट्स का नंबर नहीं ना दिया गया, इट मींस वो 2 से ज्यादा ही हैं, तब भी यहाँ पे क्या आएगा, अमंग। जैसे अगर ऐसा लिखा गया होता, द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स डैश द क्लास। अब ये जो क्लास है इसमें भी फिक्स थोड़ी दिया है कि इतने स्टूडेंट्स हैं, तब भी यहाँ पे क्या आना था, अमंग। आपने सिर्फ यही चीज जो है वो माइंड में रखनी है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो हरासमेंट है इसको हमने देखना है कैसे लिखा जाता है। ये वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है कि हम हरासमेंट कैसे लिखते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हमारा रहेगा, HARASSMENT। यहाँ पे जो हमारा एस है वो डबल आएगा, क्या बनेगा, HARASSMENT। नेक्स्ट वन, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको सामने पता लग रहा है NEF जो लिखा हुआ है, इसके अलावा फादर नीज और अंकल, तो ये जो हमारा फर्स्ट है वो बिल्कुल ही गलत है। आप सभी को नेफ्यू का स्पेलिंग तो आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कमांडर के स्पेलिंग पूछे गए हैं। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको माइंड में रखना है। तो जो कमांडर के स्पेलिंग है दोस्तों वो क्या रहेंगे, COMMANDER। ऑप्शन जो हमारा बी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इम्बर्समेंट के स्पेलिंग यहाँ पे पूछे गए हैं, हमें बोला गया आपने इम्बर्समेंट के जो सही स्पेलिंग्स है उनको चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं इम्बर्समेंट के सही स्पेलिंग्स क्या रहेंगे, EMBARASSMENT, RASSMENT। जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, EMBARASSMENT। आपने इन चीजों को अपने माइंड में जरूर रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और दोस्तों साथ साथ आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।